हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। लैंगिक जनन का मतलब ये होता है उसमें दो लोग भाग लेते हैं, जिसमें एक जो होता है मादा होता है, दूसरा जो होता है नर होता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वैसे ही फूलों में, जैसे पौधों को अगर बात करेंगे तो पौधों में नए पौधे का निर्माण कैसे होता है, तो बीज से होता है। नए पौधे का निर्माण किससे होता है? बीज से होता है। तो सबसे पहले हम लोग वही यहाँ पे जानने वाले हैं कि एक पौधे के अंदर बीज का निर्माण कैसे होता है। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा कर चुके थे। अगर पिछले क्लास के वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले पिछले क्लास का वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग चर्चा किए थे कि ये बीज बनता कहाँ पे है, तो फूल में बनता है। अब फूल का 4 हिस्सा होता है, फूल का महत्वपूर्ण 4 हिस्सा होता है। वो कौन कौन सा होता है? तो हम लोग पढ़े थे कि बाह्यदल पुंज होता है, बाह्यदल पुंज पहला। दूसरा हम लोग पढ़े थे कि दल पुंज होता है, दल पुंज होता है। तीसरा हम लोग पढ़े थे क्या होता है? पुमांग होता है, पुमांग होता है। चौथा हम लोग देखे थे क्या होता है? जयांग होता है, जिसमें हम लोग चर्चा कर चुके थे कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होता है ये सहायक अंग होता है। फूलों का क्या होता है? सहायक अंग होता है। और जो पुमांग और जयांग होता है ये जो होता है जनन अंग होता है। फूलों का क्या होता है? जनन अंग होता है, जिससे बीजों का निर्माण होता है। अगर बात करेंगे पुमांग को, तो अगर बहुत सारे पुंकेसर मिलकर क्या बनाता है? पुमांग का निर्माण करता है। हम ये भी चर्चा कर चुके थे, बहुत सारा पुंकेसर मिलके पुमांग का निर्माण करता है। जितना भी पुमांग होता है वो सबको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग नर जनन अंग कहते हैं, नर जनन अंग कहते हैं। अगर वैसे ही बात करेंगे कि जयांग जो होता था, तो जयांग को हम लोग कहते हैं मादा जनन अंग कहते हैं, मादा जनन अंग कहते हैं, मादा जनन अंग कहते हैं। अगर बहुत सारे क्या स्त्री केसर होता है, तो बहुत सारे जो स्त्री केसर होता है, उसी स्त्री केसर को बहुत सारे जब स्त्री केसर होता है तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। अकेला रहता है तो उसको हम लोग सिर्फ स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर जो होता है क्या होता है? ये मादा अंग होता है। स्त्री केसर जो होता है मादा अंग होता है, और इसके हम लोग डायग्राम में भी हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके थे। अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे? तो पुमांग के बारे में पढ़ रहे थे। अब पुमांग अगर एक केला होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग देखे थे, उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। एक एक स्टेप याद होना चाहिए, तभी जाके हम लोग अच्छे तरीक़ा से पढ़ पाएंगे। अगर पुंकेसर का याद करेंगे तो पुंकेसर का जो हिस्सा होता है, तो पुंकेसर का हम लोग मेनली 3 भागों में बांटे थे। पुंकेसर को क्या किए थे? 3 भागों में बांटे थे। कौन कौन सा भाग में बांटे थे? एक था प्रतंतु, दूसरा था परागकोश, और उसको दोनों को जोड़ने वाला जो था वो क्या था? योग। दोनों को जोड़ने वाला जो हिस्सा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? योजी। उसको क्या बोल रहे थे? योजी बोल रहे थे। ठीक, तो दोनों को जोड़ने वाला जो हिस्सा था उसको हम लोग क्या कर रहे थे? योजी कर रहे थे। लेकिन बेसिकली जो इसका मेन हिस्सा होता है पुंकेसर का, वो क्या होता है? जो मेन हिस्सा होता है वो हम लोग को जिसके बारे में अधिक चर्चा करना रहता है, यहाँ पे तंतु वगैरह के बारे में चर्चा नहीं करना रहता है। पुंकेसर के अंदर हम लोग किसको? तो परागकोश के बारे में चर्चा करना रहता है। किसके बारे में? परागकोश के बारे में। तो बेसिकली हम लोग यही पढ़ रहे थे। अगर शॉर्ट नोट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं पुंकेसर। इसी पुंकेसर में हम लोग क्या पढ़े? तो इस पुंकेसर के अंदर हम लोग परागकोश पढ़े। क्या पढ़े? इसको थोड़ा बहुत हम लिखवाए भी थे, फिर से एक बार लिख सकते हैं। परागकोश होता है, यही परागकोश होता है 4 पालियों में बटा हुआ रहता है। क्या होता है? 4 कोष्ठों में बटा हुआ था। 2 पाली रहता है। अब कोष्ठ कितना रहता है? 4 कोष्ठ रहता है। इसके बारे में लिखवा चुके थे। अब जो परागकोश के अंदर होता है, तो परागकोश में जो 4 पाली 4 कोष्ठ में बटा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, बीजाणुधानी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणुधानी कहते हैं। तो पुंकेसर में परागकोश पढ़े, परागकोश के अंदर बीजाणुधानी। यही जो बीजाणुधानी होता है, एक और बात को समझ लीजिएगा, यही जो बीजाणुधानी होता है वो किसका निर्माण करता है?
तो बीजाणुधानी जो होता है बेसिकली वो निर्माण करता है लघु बीजाणु तथा परागकण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जो बीजाणुधानी होता है, तो बीजाणुधानी के अंदर ही सैकड़ों या हजारों बोल सकते हैं, हजारों की संख्या में, ऐसे लिख लेते हैं, हजारों की संख्या में क्या बनता है? लघु बीजाणु हम लोग बोल सकते हैं, लघु बीजाणु तथा क्या बनता है? परागकण बनता है। क्या बनता है? परागकण बनता है। ऐसे स्टेप यहाँ पे शॉर्ट नोट लिख लेना है कि पुंकेसर के अंदर पराग कोष होता है। अब पराग कोष 2 पालियों में बटा हुआ रहता है, हम लोग इसको भी दिखाए थे। ये 2 पाली कितने कोष्ठों में बटा हुआ रहता है? 4 कोष्ठों में बटा रहता है। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं, ये 4 कोष्ठों में बटा हुआ रहता है, ये 4 कोष्ठों में बटा हुआ रहता है। और 4 कोष्ठों को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बीजाणुधानी कहते हैं। तो हाँ, इसको बीजाणुधानी सिर्फ नहीं कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। सॉरी, लिखने में गलती हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी। इसको हम लोग कहते हैं लघु बीजाणुधानी। ऐसी लघु बीजाणुधानी के अंदर सैकड़ों हजारों की संख्या में लघु बीजाणु और परागकण का निर्माण होता है। इसी के अंदर लघु बीजाणु और परागकण का निर्माण होता है। ये जो लघु बीजाणु होता है, ये क्या करता है? इसका जो मातृ कोशिका होता है वो विभाजित होके और सूत्र विभाजन करके बहुत सारे लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर हम लोग कोशिका का बात करते हैं तो बहुत सारे लघु बीजाणु का निर्माण करता है जो कि अगुणित होता है। जो क्या होता है? अगुणित होता है। अगुणित और एक होता है गुणित। अगुणित का मतलब होता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाए? आधी हो जाए, उसी को कहते हैं। ठीक, इतना लिखने के बाद हम लोग इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। किसका डिफिनीशन? लघु बीजाणुधानी का डिफिनीशन लिख लेते हैं। हेडिंग के रूप में डालना है लघु बीजाणुधानी, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरेजेनेसिस कहते हैं, जिसको हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। इसका अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा अच्छे क्वालिटी में जरूर वीडियो को देखिएगा, इसलिए थोड़ा छोटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम बता भी देते हैं, पराग जो मातृ कोशिका होता है, मातृ कोशिका हम लघु बीजाणु का मातृ कोशिका का बात कर रहे हैं। ठीक, और सूत्री का विभाजन करके, थोड़ा सा वेट कर ले। ठीक है, इसको हम लोग लघु बीजाणु जनन किसको कहते हैं? जब मातृ कोशिकाओं से असूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जब लघु बीजाणु का जो निर्माण की जो प्रक्रिया होता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब ये जो लघु बीजाणुधानी होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये 4 लेयरों में बना हुआ रहता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये 4 लेयरों में बना रहता है। इस बात को ध्यान देना है। सबसे पहले लिखना है, आगे का जो टॉपिक है वो लघु बीजाणुधानी की संरचना। इसका 4 भित्तियाँ होती है, ये 4 भित्तियों से आवृत होता है। यहाँ से लिखना है, ये 4 भित्तियों से आवृत होता है। इसमें लिखना है पहले कि यह 4 भित्तियों से आवृत होती है। तो 4 भित्तियों से आवृत होती है और चारों का नाम लिखना है। चारों का नाम, तो पहला है बाह्य त्वचा, इसको एंडोडर्मिस कहते हैं। दूसरा है अंतःस्थिशियम, जिसको हम लोग एंडोथेमेसियम कहते हैं। मध्य परत, जिसको मिडिल लेयर्स कहते हैं। चौथा है टैपिकल, जिसको इंग्लिश में भी टैपिकल ही हम लोग कहते हैं। तो लघु जो बीजाणुधानी होता है, इसके ऊपर ये 4 लेयरों का बना हुआ रहता है। ये 4 लेयर का बना हुआ रहता है। इस बात को ध्यान में रखना है। सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग बाह्य त्वचा कहते हैं। उसके बाद वाला जो लेयर होता है उसको अंतःस्थिशियस हम लोग कहते हैं, अंतःस्थिशियम कहते हैं। और जो उसके बाद, इसके बाद वाला जो लेयर आता है वो मध्य परत होता है। और सबसे जो अंत में, सबसे जो बीच में रहता है उसको हम लोग टैपिकम कहते हैं।
बेसिकली सबका काम क्या क्या होता है थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, उसको डिफिनीशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चारों नाम याद होना चाहिए कि ये 4 लेयरों का बना हुआ रहता है लघु बीजाणुधानी। ठीक, तो लघु बीजाणुधानी के अंदर ही हम लोग पढ़े थे कि परागकण का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी के अंदर ही क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। हमें अभी हम लोग डिस्कस किए। अब मेन हम लोग को जो पढ़ना है वो परागकण के बारे में ही पढ़ना है। मेन जो हम लोग को पढ़ना है परागकण के बारे में ही पढ़ना है कि परागकण का काम क्या होता है। तो अगर बाह्य त्वचा का बात करेंगे तो बाह्य त्वचा जो होता है निचले वाली परत के अंत अस्थिसियम कहलाती है। बाह्य त्वचा के जो नीचे वाला परत होता है उसको हम लोग अंत अस्थिसियम कहते हैं। परिपक्व होने पर इसकी भित्तियां मोटी हो जाती है। बाह्य त्वचा के जो नीचे वाला परत होता है अंत अस्थिसियम, ये जब परिपक्व हो जाता है, कौन, लघु बीजाणुधानी। जो लघु बीजाणुधानी होता है जब ये परिपक्व होता है तो परिपक्व होने के दौरान क्या देखने को मिलता है, इसका जो लेयर होता है वो कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। अंत अस्थिसियम जो होता है उसके कोशिकाओं में परागकोश के परिपक्व होकर फटने वाले स्थानों पर कोशिका भित्ति पतली रह जाती है। इस स्थान को एस्टोमियम कहते हैं। अब देखो होता क्या है, अभी हम दिखा लघु बीजाणुधानी, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे परागकण का निर्माण होता है। इसके अंदर बहुत सारे परागकण का निर्माण होता है। तो ये तो इसका लेयर तो मोटा हो जाता है, ये जो कौन वाला लेयर, ये दूसरा वाला जो लेयर होता है मोटा हो जाता है, लेकिन एक जगह क्या हो जाता है, एक जगह ये पतला रह जाता है। मान लो कोई एक स्थान पर क्या हो गया, ये पतला रह जाता है। और ये पतला क्यों रहता है, इसलिए कि इसको यहाँ से क्या होता है, फटना रहता है। फटेगा तभी जाके इसके अंदर से जो परागकण है वो बाहर निकलेगा। परागकण हमेशा इससे क्या होता है, फटकर बाहर की ओर निकलता है। तो जो फटने वाला जगह होता है, यहाँ पे जो फटने वाला जगह होगा जहाँ पे क्या होता है, पतला हो जाता है, लेयर पतला हो जाता है, इस वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टोमियम कहते हैं। इस वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टोमियम कहते हैं। अब परागकण क्यों बना है उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन परागकण जो बना है वो कहाँ पे बना है, लघु बीजाणुधानी में बना है। और लघु बीजाणुधानी का जो लेयर बताया जा रहा है, जो दूसरा वाला लेयर होता है वो पूरी तरह से मोटा हो जाता है, लेकिन एक जगह वो क्या हो जाता है, पतला रह जाता है। और वही पतला लेयर क्या होता है, फटता है। और किस लिए फटेगा, तो इससे परागकण बाहर निकलने के लिए। जब परागकण परिपक्व हो जाता है, पूरी तरह से पक जाता है, तैयार हो जाता है, तो उससे बाहर निकलने के लिए यहाँ से फटता है। और जिस स्थान से फटता है उसको हम लोग एक नाम देते हैं, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टोमियम कहते हैं। उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो एस्टोमियम कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। वही चीज लिखा हुआ है, परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। परागकोश को फटने में, परागकोश को यहाँ से निकलने में ये मदद करती है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब ये जो मध्य परत होता है उसका वो क्या करता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो जो मध्य परत होता है, दिया हुआ एक मध्य परतें प्रायः शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो मध्य परत होता है ज़्यादातर ये तुरंत क्या हो जाता है, उसमें नष्ट हो जाता है। और वृद्धि कर रहे लघु बीजाणु, जो लघु बीजाणु उसमें जो वृद्धि करते रहता है उसके पोषण में सहायता सिद्ध होता है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं जो लघु बीजाणु उसमें बनता है, लघु बीजाणु उसके अंदर ही क्या है, परागकण बन रहा है। तो जो लघु बीजाणु बनता है तो उसी लघु बीजाणु को बनने में ये पोषण के रूप में काम करता है। लघु बीजाणु को जिसके अंदर लघु बीजाणु बनता है उसके पोषण में क्या करता है, ये सहायता करता है। द्वितीय उसके सबसे भीतरी परत टेपिकम कहलाती है। अब सबसे जो अंदर वाला इसका जो परत होता है वो क्या होता है, टेपिकम होता है। टेपिकम की कोशिकाओं का सघन जीव द्रव होती है और सामान्य इसमें एक दो या केंद्रक होते हैं। एक दो केंद्रक इसमें देखने को मिलता है टेपिकम के अंदर। टेपिकम कोशिकाएं द्विकेंद्रीय या बहुकेंद्रीय दोनों हो सकता है। अब इसमें टेपिकम इसका लेयर पाया जाता है अंदर में, सबसे अंदर वाला लेयर जो होता है वो टेपिकम होता है। और टेपिकम में जो कोशिका होता है उसका केंद्रक का बात करेंगे तो एक भी केंद्रक हो सकता है उसका, या दो भी हो सकता है, या दो से ज़्यादा भी केंद्रक देखने को मिलता है। टेपिकम का कोशिका का केंद्रक का बात किया जाता है तो द्विकेंद्रक होता है या बहुकेंद्रीय होता है, या तो दो रहेगा या दो से अधिक उसका केंद्रक देखने को मिलेगा। अब कुछ हम लोग जान लेते हैं कि लघु बीजाणु और परागकण जो बनता है, लघु बीजाणु और जो परागकण बनता है उसका
उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लघु बीजाणु जो परागकण बनता है उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लघु बीजाणु और परागकण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर लघु बीजाणु अगर परागकण का बात करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लघु बीजाणु नर युग्मद्रवित की प्रथम कोशिका होती है। लघु बीजाणु जो होता है नर युग्मद्रवित उसको बोलते हैं इसलिए कि ये नर अंग का हिस्सा है। ये किसका? नर अंग का हिस्सा है। ये जो फूल का नर अंग का हिस्सा है, तो अगर गेमेटो युग्मक का निर्माण किया जाता है तो युग्मक के रूप में यहाँ पर लघु बीजाणु ही भाग लेता है युग्मक के निर्माण करने में। तो प्रथम कोशिका होता है जो लघु बीजाणु के चारों ओर भित्ति बन जाती है, तो उसे परागकण कहते हैं। देखो यहाँ पे अब दोनों का अंतर को डिस्क्राइब कर दिया गया है कि लघु बीजाणु और परागकण में क्या अंतर होता है। जो लघु बीजाणु होता है उसके चारों ओर क्या होता है? भित्ति का निर्माण होता है। उसके चारों ओर क्या होता है? भित्ति का निर्माण होता है। उसको ही हम लोग क्या कह देते हैं? तो उसी को हम लोग परागकण कह देते हैं। जब लघु बीजाणु के चारों ओर क्या होता है? भित्ति का निर्माण होता है, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? परागकण कह देते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा। और ये जो परागकण है किसके? लघु बीजाणु धानी के अंदर बन रहा है। लघु बीजाणु के चारों ओर जब भित्ति का निर्माण हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? परागकण। अभी हम उत्पादन पहले ही पढ़े थे। पहले क्या पढ़े थे कि लघु बीजाणु जो धानी होता है वो हजारों की संख्या में किसका निर्माण करता है? लघु बीजाणु का निर्माण करता है, या हम लोग बोल रहे थे परागकण का निर्माण करता है। अब दोनों में बात समझ में आ गया, लघु बीजाणु का ही निर्माण करता है और वही लघु बीजाणु का ऊपर में क्या होता है? एक भित्ति बन जाता है। तब हम लोग उसको क्या कहने लगते हैं? परागकण कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। और ये हर एक अलग अलग प्रजाति का पेड़ पौधा में इसका जो विन्यास होता है, बनावट होता है, वो अलग अलग होता है। मतलब हर एक पौधे का जो अलग अलग जाति का पौधा हो, आम का, लीची का, तो अलग अलग जाति का पौधा जब होता है तो उसका जो विन्यास होता है, बनावट होता है, उसका आकार होता है, रंग होता है, वो अलग अलग देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लेना है इसके अंदर कि जब लघु बीजाणु के चारों ओर भित्ति बन जाती है तो उसे परागकण कहते हैं। बस इतना इसमें पहले पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो आकार का बात करेंगे, ये जो लघु बीजाणु होता है या परागकण जो होता है, दोनों का मतलब सेम ही है। दोनों में थोड़ा सा कहीं अंतर है। लघु बीजाणु के ऊपर जब एक भित्ति का निर्माण हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। अब अगर इसका बात करेंगे इसका आकार का, इसका आकार बताया जाता है कैसा आकार होता है? तो अंडाकार आकार होता है। अगर लघु बीजाणु धानी का अगर लघु बीजाणु का बात करेंगे तो लघु बीजाणु का जो आकार होता है या परागकण का अगर बात करेंगे आकार का, तो इसका आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है। तो परागकण का जो आकार होता है, तो आकार हम लोग क्या करेंगे? कितना होता है? तो आकार का बात करेंगे, इसका आकार जो होता है अंडाकार होता है। तो इसके नीचे डॉट करके कुछ पॉइंट लिखेंगे। आकार अगर बात करेंगे आकार का, तो आकार में क्या लिखना है? तो आकार इसका कैसा होता है? अंडाकार होता है। आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है। अगला डॉट और कुछ लिख लेना है। अगला डॉट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर इसका साइज का बात करेंगे, तो साइज को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आकार तो हो ही गया। आकार अंडाकार के हिसाब से अगर इसका साइज का बात करेंगे तो साइज बताया जाता है 25 से 50। इसी में लिख लेना, अलग डॉट करने की जरूरत नहीं है। 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रो तो ये मिलीलीटर हो गया, माइक्रोमीटर होता है, ठीक। तो माइक्रो का ऐसे दिखाते हैं। तो माइक्रोमीटर, इसका माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। 10⁻⁻6 मीटर होता है। ये माइक्रो में होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका आकार देखने को मिलता है। और अंडाकार आकृति का ये रहता है। अगर साइज का बात करेंगे तो 25 से 50 माइक्रोमीटर का व्यास का होता है। अब देखो
में दो भित्तियां पाई जाती है। परागकण के ऊपर अगर बात करेंगे तो परागकण के ऊपर दो भित्ति होता है। मान लेते हैं कि अगर ये परागकण है, अगर ये परागकण इसका अंडाकार आकृति है तो इसके ऊपर दो भित्ति देखने को मिलता है, इसके ऊपर दो लेयर देखने को मिलता है, इसके ऊपर दो लेयर देखने को मिलता है। इसके ऊपर हम दो लेयर बना लेते हैं, इसके ऊपर दो लेयर देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे हम लोग बाहरी लेयर, तो बाहरी जो भित्ति होता है उसको बाह्यचोल कहते हैं। इसका जो बाहरी भित्ति है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बाहरी भित्ति को हम लोग बाह्यचोल कहते हैं, बाह्यचोल कहते हैं, बाह्यचोल। बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं और आंतरिक भित्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो आंतरिक भित्ति को हम लोग अंतःचोल कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं, ठीक, अंतःचोल कहते हैं, ठीक। तो ये याद रखना है। बाह्य आकृति का अगर बात करेंगे, परागकण का आकृति का, तो आकृति के ऊपर दो लेयर होता है, दो भित्ति होता है। बाहर वाला को बाह्यचोल कहते हैं, अंदर वाला को अंतःचोल कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। बाह्यचोल जो होता है वो किस पदार्थ का बना हुआ रहता है, तो अगर पदार्थ का बात करेंगे तो बाह्यचोल जो होता है स्पोरोपोलिन का बना रहता है। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लिखते चलते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखना है, इसका जो परागकण का अगर भित्ति का बात करेंगे तो परागकण के ऊपर दो भित्ति होता है, ठीक, परागकण के ऊपर दो भित्ति होता है। परागकण जो होता है, परागकण में दो भित्ति होता है, परागकण में दो भित्तियां होता है, परागकण में दो भित्तियां होता है, परागकण में दो भित्तियां होता है। अब इसको हम डायग्राम से यहाँ पे दिखा देते हैं कि मान लो कि ये परागकण है, ये एक परागकण है। तो अगर ये परागकण है तो इसके ऊपर दो भित्ति रहेगा, इसके ऊपर दो लेयर रहेगा, इसके ऊपर दो लेयर रहेगा। इस तरह से डायग्राम से बनाकर भी याद रख सकते हैं। इसके ऊपर दो भित्ति रहेगा, जो बाहर वाला भित्ति रहेगा तो बाहर वाला भित्ति को हम लोग क्या कहते हैं, बाहर वाला भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं, बाहर वाला भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्जाइन कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग एक्जाइन कहते हैं। जो अंदर वाला भित्ति होगा, अंदर वाला भित्ति को हम लोग, तो अंदर वाला भित्ति को कहते हैं अंतःचोल, अंतःचोल, अंतःचोल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटाइन कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको इंटाइन कहते हैं, INTINE, इंटाइन कहते हैं। और बाहर वाले को एक्जाइन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब अगर बात करेंगे जो बाह्यचोल होता है, तो बाह्यचोल किस पदार्थ का बना हुआ रहता है, तो अगला डॉट हम यहाँ पे अगला डॉट में लिखेंगे। जो बाह्यचोल होता है, बाह्यचोल किस पदार्थ का बना रहता है, तो बाह्यचोल किस पदार्थ का बना रहता है, तो बाह्यचोल जो होता है वो स्पोरोपोलिन का बना रहता है, स्पोरोपोलिन का बना रहता है, स्पोरोपोलिन का बना रहता है। जो बाह्यचोल होता है वो पोलिन का बना रहता है बाह्यचोल। तो पोलिन पदार्थ यहाँ पर लिख देते हैं, पोलिन पदार्थ का ये बना रहता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर अंतःचोल का बात करेंगे तो वो किस पदार्थ का बना रहता है, तो अंतःचोल, अगर अंतःचोल का बात करेंगे, अंतःचोल जो बना रहता है वो बना रहता है किसका बना रहता है, पेक्टोसेलुलोज का बना रहता है, पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ रहता है, पेक्टोसेलुलोज पदार्थ का बना हुआ रहता है, पेक्टोसेलुलोज पदार्थ का बना हुआ रहता है। तो अंतःचोल होता है वो पेक्टोसेलुलोज पदार्थ का बना रहता है। अब देखो इस बात को ध्यान में रखना है। जो बाह्यचोल होता है, तो बाह्यचोल किस पदार्थ का बना रहता है, स्पोरोपोलिन का बना रहता है। और ये
प्रतिरोधक का एक काम करता है, ये प्रतिरोधक का काम करता है। ये कभी भी इसका निर्मीकरण नहीं होता है, कभी भी इसका निर्मीकरण नहीं होता है। स्पोरोपोलिन ऐसा पदार्थ है कि इसका निर्मीकरण नहीं हो पाता। निर्मीकरण नहीं होने का मतलब क्या होता है कि इसको मिट्टी में विघटन नहीं किया जा सकता है, ये निर्मीकृत नहीं होता है, इसका मिट्टी में विघटन नहीं हो पाता है। इस बात को ध्यान रखना है, इसका निर्मीकरण नहीं हो पाता है। अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, सारे बातें पूरा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें होगा कि आगे चल के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए फिर से एक बार रिवाइज करा देना चाहते हैं कि हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे हैं। तो हम लोग पुंकेसर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो फिर से एक बार हम याद दिलाना चाहते हैं कि हम लोग किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो पुंकेसर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, फिर से एक बार हम रिविजन करा देते हैं। ध्यान में रखना है कि हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं कि हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एक एक बात ध्यान में रखना है। तो हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, पुंकेसर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो पुंकेसर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, पुंकेसर जो होता है, बताया जाता है कि बहुत सारे पुंकेसर मिलके पुमंग बनता है, बहुत सारे पुंकेसर मिलके पुमंग बनता है। इसको हम लोग नर जनन अंग कहते हैं, फूल का नर जनन अंग हम लोग कहते हैं पुंकेसर को। पुंकेसर का 3 हिस्सा होता है, पुंकेसर का 3 हिस्सा होता है। तंतु होता है, योजी होता है और परागकोश होता है। लेकिन बेसिकली हम लोग को जो पढ़ना था, हम लोग क्या पढ़ना था, परागकोश पढ़ना था। हम लोग क्या पढ़ना था, परागकोश पढ़ना था। पुंकेसर का अगर आकृति यहाँ पर दिखा दे, यही ऊपर वाला जो लेयर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। इसी परागकोश ये 4 कोष्ठों में बटा हुआ रहता है, ये 4 कोष्ठों में बटा हुआ रहता है। और अगर बात करेंगे तो इसमें 4 कोष्ठों में क्या पाया जाता है, लघु बीजाणुधानी होता है। क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होता है, लघु बीजाणुधानी होता है। 4 कोष्ठों में लघु बीजाणुधानी होता है। और इसी लघु बीजाणुधानी में सैकड़ों हजारों रूप में क्या बनता है, सैकड़ों हजारों रूप में हम लोग बोल सकते हैं लघु बीजाणु बनता है या परागकण बनता है। लघु बीजाणु बनता है, लघु बीजाणु बनता है, यह भी बोल सकते हैं परागकण बनता है। क्या बनता है, परागकण बनता है। इसलिए कि ये दोनों में खास कोई अंतर नहीं होता है। लघु बीजाणु लघु बीजाणु में अगर इसके भित्ति, अगर इसका भित्ति का निर्माण हो जाता है, इसके ऊपर एक भित्ति बन जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। परागकण का अगर बात करते हैं तो परागकण का आइए, तो परागकण अभी हम लोग पढ़े कि अगर कोई परागकण है, अगर कोई परागकण है, अगर कोई परागकण है, अभी हम लोग डिस्कस किए कि अगर कोई परागकण है तो इसके ऊपर 2 लेयर होता है, इसके ऊपर 2 लेयर होता है, इसके ऊपर 2 लेयर होता है। अगर कोई परागकण होता है तो उसके ऊपर 2 लेयर होता है। अगर बाहर वाला लेयर का बात करेंगे तो अभी हम लोग तुरंत देखे थे कि जो परागकण होता है, इसके जो बाहर वाला लेयर होता है उसको अभी हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। जो बाहर वाला लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाह्यचोल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्यचोल कहते हैं। और जो अंदर वाला, फिर से एक बार लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बाह्यचोल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्यचोल कहते हैं। जो अंदर वाला लेयर होता है, अंदर वाला लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंतःचोल कहते हैं। अंदर वाला लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंदर वाला लेयर को अंतःचोल कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। अंदर वाला लेयर को अंतःचोल कहते हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पे तो इसको अंतःचोल कहते हैं। जो बाहर वाला लेयर होता है, जो बाहर वाला लेयर होता है, तभी हम लोग पढ़े कि जो बाहर वाला लेयर होता है वो किस पदार्थ का बना हुआ रहता है, तो उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसको हम लोग पढ़े कि स्पोरो किससे, स्पोरोपोलिन का बना हुआ रहता है, जो कि ये इसका निर्मीकरण नहीं किया जा सकता है, मतलब इसका विघटन नहीं किया जाता है। ये ऐसा पदार्थ होता है। अगर अंतःचोल का बात करेंगे तो ये किस पदार्थ का बना हुआ रहता है, तभी हम लोग बात किए कि जो अंतःचोल होता है, जो अंतःचोल होता है वो जो पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पेक्टोसेलुलोज का बना रहता है, पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ रहता है। तो ये हम लोग अभी बात किए किसके बारे में, परागकण के बारे में।
ये हम लोग बात किए परागकण के बारे में। अब ये जो परागकण होता है बेसिकली यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लेता है बीज का निर्माण करने में। यही सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, यही सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जो बीज के निर्माण करने में मदद करता है। ये परागकण के बारे में पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं लोग, लेकिन यहाँ पे इसके और डिटेल में हम लोग जाने परागकण के बारे में। परागकण के ऊपर लेयर होता है, परागकण कहाँ पे पाया जाता है, परागकण कैसे बनता है, किससे बनता है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए जो 12 क्लास के बायोलॉजी में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर पहले का बात करें 10 क्लास में या 7 क्लास में पढ़ना रहता है, इतना डिटेल में वहाँ पे नहीं पढ़ना रहता है। वहाँ पे सिर्फ बताया जाता है कि ये परागकण होता है, परागकण जो परागन में हिस्सा लेता है, बस वहाँ पर उतना ही उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ऐसा करते हैं, आज का क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।